उन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों, सोशल मीडिया के पत्रकारों को मैं धन्यवाद देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ, जिन्होंने एक नया सिस्टम शुरू किया है कि विषय विशेष पर संबंधित व्यक्ति से बात करने के लिए उन्होंने वीडियो मंगाना शुरू किया है। और मैं ये भली भांति जानता हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथियों को अपनी विज्ञापन नीति आदि के कारण पूरा वीडियो प्रसारित करने में या ऐसे मुद्दे जिसमें सरकार घिर जाती हो उन्हें उठाने में कठिनाई होती है। मैं स्वयं मीडिया में रहा हूँ, प्रतिष्ठित समाचार पत्रों के संपादक पद पर भी रहा हूँ, तो मैं जानता हूँ कि मीडिया विज्ञापन नीति के कारण कई बार नहीं चाहती हुए भी या तो शांत हो जाता है या समझौते की नीति अपना लेता है। लेकिन मेरा मीडिया से आग्रह है कि समाज कल्याण हेतु जो मुद्दे अत्यंत अनिवार्य हैं, जन जन तक जो आवाज़ वास्तव में पहुंचनी चाहिए, उस दिशा में कम से कम रचनात्मक भूमिका का निर्वहन करे। मैं आपकी व्यावसायिक बाध्यता को समझता हूँ, फिर भी अपनी व्यावसायिक बाध्यता को कुछ हद तक दूर रखते हुए जन कल्याण की दिशा में महत्वपूर्ण मुद्दों को जन जन तक पहुंचाने में अपनी भूमिका सुनिश्चित करें, क्योंकि ये मीडिया का पहला कर्तव्य है। तो बंधुओं, आज जो मेरे सामने सवाल आया है कि आखिर मैंने चले राम राज्य की ओर अभियान को सम्यक अभियान से क्यों जोड़ा। बार बार सवाल यही उठाया जा रहा है कि ये चले राम राज्य की ओर अभियान है किस तरह का। राम की बात आती है तो भाजपा की बात आ जाती है, और भाजपा की बात आती है तो सिर्फ राम मंदिर बनाने की बात आती है। लगभग धार्मिक मुद्दों पर ठेकेदारी एक पार्टी की बन गई है, ऐसा जान पड़ता है, जो कि ये सही नहीं है। धर्म धारण करने का विषय है, मानने का विषय है, नीति पर चलने का विषय है, सिद्धांतों पर चलने का विषय है, सही मार्ग पर चलने का विषय है। धर्म किसी की ठेकेदारी का विषय नहीं हो सकता। और मैं उस लंबी कहानी पर जाना ही नहीं चाहता। सवाल ये है कि चले राम राज्य की ओर अभियान है क्या, और मैंने जातिगत जनगणना के मुद्दे को चले राम राज्य की ओर अभियान से क्यों जोड़ा है। दरअसल जातिगत जनगणना की बात सन 1980 के दशक में तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने मंडल आयोग की रिपोर्ट उनके पास आने के बाद की थी। हालांकि उसको एक मुद्दे के रूप में सामने नहीं लाया गया, लेकिन इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि जातिगत जनगणना की बात सन 1980 के दशक में मंडल आयोग की रिपोर्ट को देखने के बाद सभी समाज को समानता के अधिकार देने के उद्देश्य से स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने ही की थी। अब यह बात आती है आरक्षण। दरअसल चले राम राज्य की ओर अभियान को समझाने के लिए, उस विषय पर जाने के लिए आरक्षण वाली बात को समझना अत्यंत अनिवार्य है। और बहुत पीछे विषय पे या आगे विषय पे जाकर विषय को विस्तार देना ठीक नहीं है। सन 1931 तक, 1881 से 1931 तक
ब्रिटिश शासनकाल में जनगणना हो रही थी और उस जनगणना में जाति का कॉलम था। जातिगत जनगणना के आंकड़े भी बाकायदा प्रसारित और प्रकाशित किए जाते रहे। 1941 में भी जाति का कॉलम जनगणना में था, किंतु उस समय उत्पन्न राजनीतिक हालातों को देखते हुए तत्कालीन ब्रिटिश हुकूमत ने जनगणना के आंकड़ों में जाति के आंकड़े प्रकाशित और प्रसारित करने से मना कर दिया और उसी समय यह निर्णय लिया गया कि अब जातिगत आंकड़े जनगणना में प्रकाशित और प्रसारित नहीं किए जाएंगे। जब देश स्वतंत्र हुआ तब सन 1931 की जनगणना से प्राप्त जातिगत आंकड़ों के आधार पर देश में कुल 15% आबादी अनुसूचित जाति वह जातियां जिनसे आमतौर पर लोग छुआछूत मानते थे और छुआछूत मानने के कारण ही वे जातियां अत्यधिक पिछड़ी हुई थी, उन जातियों को अनुसूचित जाति वर्ग में रखा गया और 7.5% आबादी देश में अनुसूचित जनजाति वर्ग की पाई गई, अर्थात वनांचल में रहने वाली मुख्य धारा से कटे हुए समाज को अनुसूचित जनजाति वर्ग में रखा गया। तो 15% आरक्षण अनुसूचित जाति वर्ग को और 7.5% आरक्षण अनुसूचित जनजाति वर्ग को दिया गया ताकि वे मुख्य धारा से जुड़े और विकास को प्राप्त करें। बाद में देश के नीति निर्धारकों ने देखा कि देश में ऐसे कई राज्य हैं जहां आदिवासी वर्ग की आबादी 50% से भी अधिक है, तो उस राज्य में 7.5% आरक्षण आदिवासी वर्ग को देने से उस वर्ग का लाभ तो नहीं बल्कि भारी नुकसान हो जाएगा, अहित हो जाएगा। इसलिए यह निर्णय लिया गया कि आरक्षित वर्ग अर्थात अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग को सभी राज्य उस वर्ग की आबादी के अनुपात में अपने अपने राज्य में आरक्षण सुनिश्चित करें। इस निर्णय के साथ ही कुछ लोग न्यायालय गए और सुप्रीम कोर्ट से यह निर्णय आया कि ठीक है, आरक्षित वर्ग को आबादी के अनुपात में राज्य सरकार के द्वारा आरक्षण सुनिश्चित तो किया जा सकता है, किंतु यह आरक्षण की सीमा किसी भी कीमत में 50% से अधिक नहीं होनी चाहिए। अब आते हैं मध्य प्रदेश में, तो मध्य प्रदेश में 20% आबादी आदिवासी वर्ग की, अनुसूचित जनजाति वर्ग की और 16% आबादी अनुसूचित जाति वर्ग की है। इसके कारण 36% आरक्षण दोनों वर्ग को मिल गया। ओबीसी वर्ग को आरक्षण की बात है तो देश जब स्वतंत्र हुआ, एससी एसटी वर्ग के लिए आरक्षण हुआ, तो उसके बाद से निरंतर ये बात समय समय पर आती रही कि आर्थिक और सामाजिक रूप से जो जातियां बहुत पिछड़ी हुई है उन जातियों को भी आरक्षण दिया जाए या अन्य सुविधाएं दी जाए, तो उनको अन्य पिछड़ा वर्ग में रखने की बात आई। मतलब मुख्य पिछड़ा वर्ग आदिवासी वर्ग हुआ और अनुसूचित जाति वर्ग हुआ, अन्य पिछड़ा वर्ग ये जो अभी जातियां बनी है जिनको 27% आरक्षण की सिफारिश हुई वो। तो कैसे ये बात बार बार आती रही, कुछ कारणों से नकारा भी जाता गया, लेकिन जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी तब 1974 में लगभग इस आशय का निर्णय ले लिया गया, बल्कि 1973 में ही इस बात पर सहमति बन गई कि अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण दिया जाना चाहिए और ऐसी जातियों की अलग से लिस्ट बननी चाहिए। और 1973 में ही लगभग ये लिस्ट बन भी गई थी। एससी और एसटी वर्ग की भी लिस्ट में काफ़ी कुछ संशोधन उस समय हुआ और लगभग उसी पर काम आगे बढ़ाते हुए जब मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार 1980 में बनी तो एक महाजन आयोग बना जो सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से पिछड़े समाज को सुविधा देने के लिए बनाया गया था। और उसमें ये जो ओबीसी वर्ग मध्य प्रदेश का जो जातियाँ थी उनको शामिल किया गया, उनको पढ़ाई में भी भिन्न भिन्न प्रकार की सुविधाएं
छात्रवृत्ति आदि दी जाने लगी थी। तो उसके बाद इंदिरा जी के कार्यकाल में इसके लिए आयोग नहीं बन पाया। सन 1979 में मंडल आयोग का गठन हुआ और उस आयोग ने 2-3 बार अंतरिम रिपोर्ट दिया और 1985 में फाइनल रिपोर्ट राजीव जी के सामने रखा। राजीव जी ने उस रिपोर्ट को देखा, जो फाइनल रिपोर्ट थी उसमें लिखा था कि देश में कुल 44% आबादी ओबीसी वर्ग की है। चूँकि पूर्व से ही 22.5% आरक्षण एससी और एसटी वर्ग को दिया जा चुका है और सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है कि किसी भी कीमत में आरक्षण 50% से अधिक नहीं होना चाहिए, इसीलिए ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण दिया जाता है। इस रिपोर्ट को राजीव जी ने देखा तो उन्होंने कहा कि 1931 में जातिगत जनगणना के जो आंकड़े हमारे सामने हैं, उन्हीं आंकड़ों के आधार पर हम ये निर्णय लेने जा रहे हैं, जो कि ठीक नहीं है। उसके बाद काफ़ी कुछ परिवर्तन हो चुका है, इसलिए जब तक नए सिरे से जातिगत जनगणना नहीं हो जाती तब तक इस रिपोर्ट को यथावत लागू करना संभव नहीं है, ठीक नहीं है। इस तरह से उन्होंने जातिगत जनगणना की बात रखी और उनका कहना था कि माना कि 44% आबादी यदि ओबीसी वर्ग की है तो उनको हम 27% आरक्षण क्यों दें? उस वर्ग का जो ये 17% बचेगा उसका लाभ किसे देंगे? तो उनको एक ऐसा लगा कि ये समानता के स्तर पर लाने के लिए जो हम व्यवस्था देने जा रहे हैं, इससे तो और उल्टे असमानता की स्थिति पैदा हो जाएगी और इससे दिक्कतें आएगी। अब उसके बाद जातिगत जनगणना की बात तो नहीं उठी, लेकिन मध्य प्रदेश जैसा राज्य या ऐसे और राज्य थे जहां पर ओबीसी वर्ग की आबादी ज़्यादा थी और आरक्षण कम मिल रहा था। मध्य प्रदेश में 27% आरक्षण घोषित था कुल राष्ट्रीय स्तर पर ओबीसी वर्ग के लिए, लेकिन यहाँ पर चूंकि 36% आरक्षण एससी एसटी वर्ग के लिए हो गया। यदि 27% देते तो वो 63% हो जाता, वो संभव नहीं था, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के विपरीत था, इसलिए दिया गया 14% आरक्षण। तो ओबीसी वर्ग इस बात को लेकर हमेशा आक्रोशित होता रहा। छोटे मोटे आंदोलन भी हुए, कुछ छोटे मोटे संगठन भी बने और समय समय पर सरकारों ने भी निर्णय लिया। हमारे कमलनाथ जी ने 27% आरक्षण ओबीसी वर्ग को देने की सीधे तौर पर घोषणा ही कर दी। उसके बाद कुछ लोग न्यायालय गए, हाईकोर्ट गए और हाईकोर्ट ने उस घोषणा पर रोक लगा दिया, उसकी कार्रवाई पर रोक लगा दिया। तब उसी बीच में प्रदेश में ओबीसी महासभा बनी और ओबीसी महासभा की एकमात्र मांग थी क्या कि ओबीसी को 27% आरक्षण दिया जाए। मतलब न्यायालय का भी अवरोध खत्म करना चाहते थे और इस पर एक वातावरण निर्माण करना चाह रहे थे, एक अच्छी बात थी। इसी बीच मैंने सम्यक अभियान शुरू किया शिक्षित बेरोजगार युवाओं को प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी से जोड़ने के लिए। शिक्षित बेरोजगार युवाओं से संबंधित उसमें मुद्दे रखे गए, लेकिन एक बात सामने आई कि ये जो अपने आरक्षण की व्यवस्था है इसमें भी विसंगति है, इसको भी दूर करना होगा। तो ओबीसी वर्ग को जो 27% का मामला चल रहा था, इस पर भी अध्ययन किया कि मध्य प्रदेश में 50% से कम आबादी ओबीसी वर्ग की नहीं है। फिर ये 27% आरक्षण की मांग को लेकर बड़ा भारी वातावरण बनाना ये भी उचित नहीं है। और जातिगत जनगणना पर मैंने काफ़ी विस्तार से अध्ययन किया तो इस नतीजे पर पहुंचा कि बिना जातिगत जनगणना किए देश में या राज्य में समानता का सिस्टम लागू नहीं किया जा सकता, ये संभव नहीं है। ऐसी सभी जाति है जिसमें आर्थिक रूप से पिछड़े लोग होते ही हैं, उसके अलग अलग वर्ग हो सकते हैं, लेकिन जब तक जाति की आबादी पता न चले तो व्यवस्था आर्थिक आधार पर भी नहीं दी जा सकती। इसीलिए हमने सम्यक अभियान के मुद्दे में जातिगत जनगणना का मुद्दा शामिल किया और 2 मई 2022 को रीवा के ऐतिहासिक पद्मदर पार्क से सम्यक अभियान की शुरुआत करते हुए जातिगत जनगणना के मुद्दे को हमने प्राथमिकता से रखा। वहाँ सभी जानते हैं कि रीवा ब्राह्मण बाहुल्य क्षेत्र है, लेकिन वहाँ भी मैंने जिस अंदाज में जातिगत जनगणना का मुद्दा रखा था तो लोगों ने उसका विरोध नहीं किया।
जब जातिगत जनगणना की बात सम्यक अभियान के मुद्दों के साथ चली, युवाओं के मुद्दे चले, राजा महाराजाओं की संपत्ति को सरकारी करने के मुद्दे चले, तो अभियान बड़ा रूप ले लिया। इसी बीच मैं पूर्व सांसद सम्माननीय राजमणि पटेल जी के साथ दिल्ली गया और वहाँ हमारे कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्माननीय खरगे साहब के साथ में हमारी मीटिंग हुई। मात्र 10 मिनट की मीटिंग थी, लेकिन खरगे साहब ने हमारे मुद्दों को बड़ी गंभीरता से लिया और ये जातिगत जनगणना के मुद्दे पर उन्होंने बहुत सारे सवाल करने शुरू कर दिए। मीटिंग सवा घंटे तक चली और उन्होंने कहा ये मुद्दा देश में समानता की प्रणाली स्थापित करने के लिए अत्यंत अनिवार्य है और इसे हम कर्नाटक में निश्चित रूप से उठाएंगे। चूँकि कर्नाटक का चुनाव आगे था और उन्होंने कर्नाटक में इस मुद्दे को उठाया। इस मुद्दे की गंभीरता को समझते हुए, नेता तो बहुत होते हैं, कुछ लोगों को गंभीरता समझ भी आई भी होगी तो भी उनकी राजनीतिक व्यवस्था रही होगी, लेकिन सम्माननीय राहुल गांधी जी ने इस पर बारीक अध्ययन किया और उन्हें लगा कि बिना जातिगत जनगणना किए देश में समानता की प्रणाली स्थापित करना संभव नहीं है। इसलिए उन्होंने जातिगत जनगणना के मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर पर पूरे जोर के साथ उठाया और इतना अधिक वातावरण बना, इस प्रकार का वातावरण बना कि अंततः सरकार को विवश होना पड़ा और जनगणना में जाति का कॉलम देने और जातिगत जनगणना कराने की घोषणा सरकार को करनी पड़ी। अब जब से जातिगत जनगणना कराने की घोषणा सरकार ने किया है तो उसको लेकर के तरह तरह के भ्रम की स्थिति बन रही है। कोई भागीदारी की बात कर रहा है, कैसी होगी, इस वर्ग की कितनी भागीदारी है, न्यायालय में कितनी है, सरकार में कितनी है, कार्यपालिका में कितनी है, तरह तरह की बातें हो रही है, उद्योगों में क्या स्थिति है, लेकिन मूल मुद्दे पर नहीं पहुंच पा रहे। हमने जब जातिगत जनगणना का मुद्दा उठाया था तब हमने कहा था कि जातिगत जनगणना से प्रत्येक वर्ग के लिए उनके आबादी के अनुपात में आरक्षण सुनिश्चित करने से समानता का सिस्टम स्थापित हो सकता है, लेकिन इसके साथ साथ प्रत्येक वर्ग की आबादी का 10% हिस्सा बचाकर संपूर्ण आबादी में 10% आरक्षण एक्सीलेंस कैटेगरी के लिए रखना पड़ेगा, उत्कृष्ट श्रेणी के लिए रखना पड़ेगा। जो प्रतियोगी परीक्षा में या सरकारी परीक्षा में सबसे अधिक अंक लाते हैं, नौकरी आदि के विषय पे बात आती है तो जो सबसे अधिक अंक लाते हैं तो उनको उत्कृष्ट श्रेणी में रखा जाए, उनको किसी जाति में किसी वर्ग में न रखा जाए और उनके सर्विस बुक में भी उत्कृष्ट श्रेणी रख दिया जाए ताकि वो जीवन भर गौरव महसूस करे, इस बात को लेकर के गर्व महसूस करे कि वे उत्कृष्ट श्रेणी के तहत नौकरी पाने में सफल रहे हैं। तो इससे और भी अच्छा समानता का स्तर बनेगा और इससे अन्य सभी वर्गों ने इसका स्वागत भी किया था। इस बात को हम सामने नहीं रख पाए। अब ये बात आती है, ये बात को करना इसलिए जरूरी था क्योंकि चले राम राज्य की ओर अभियान पूर्ण रूपेण जातिगत जनगणना का ही अगला अभियान है। जहां तक राम की बात आती है तो अयोध्यापति श्री राम पर सर्वाधिक किताबें पूरी विश्व में लिखी गई है, अलग अलग भाषा में लिखी गई है और तो और अलग अलग धर्म के लोगों ने भी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को आदर्श राजा के रूप में वर्णित करते हुए उन पर किताबें लिखी है, उन पर रचनाएं लिखी है, उनके मुख्य ग्रंथों में भी स्थान दिया गया है। मध्य प्रदेश की बात करूं तो मध्य प्रदेश में तुलसी साहित्य को लेकर सन 1961 में ही 1960 में ही बल्कि एक अलग से संगठन बन गया था। सरकारी स्तर पर सहयोग हुआ और इस संगठन ने काम किया, तुलसी साहित्य के प्रचार प्रसार को गति मिल गई थी। सन 1959-60 में ही पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने रामचरितमानस चतुशताब्दी का समारोह लंबे अरसे तक चलाने और अयोध्यापति श्री राम के मर्यादा पुरुषोत्तम आदर्श स्वरूप को जन जन तक पहुंचाने हेतु विशेष अभियान पर विचार विमर्श शुरू कर दिया था।
लेकिन उसी बीच कुछ ऐसा घटनाक्रम दक्षिण में आया कि उसके कारण उन्होंने उस विषय को रोक दिया। बाद में श्रीमती इंदिरा गांधी ने रामचरितमानस चतुशताब्दी समारोह आयोजित करने का निर्णय ली और वे स्वयं रामचरितमानस चतुशताब्दी समारोह समिति की अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष बनी। उसमें कार्यकारी अध्यक्ष पद पर कमलापति त्रिपाठी जी, डॉक्टर कर्णसी जी को रखा गया। और हमारे मध्य प्रदेश वासियों के लिए गर्व की बात है कि विंध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री पंडित शंभुनाथ शुक्ल राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे और उन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के आदर्श राजा के रूप में व्यक्तित्व को जन जन तक पहुंचाने हेतु व्यापक प्रयास किया। उस समय चतुशताब्दी समारोह समिति के तहत सरकार की ओर से प्रत्येक गांव में रामायण मंडली को सामान दिए गए, दरी दी गई, वाद्य यंत्र दिए गए, रामचरितमानस दी गई और 55 रुपये प्रति वर्ष उनको दिया जाने लगा ताकि ये मानस मंडली चलती रहे। हर स्कूल में बाल सभा शनिवार के दिन होती थी, वहाँ रामचरितमानस के दोहे और चौपाइयों पर अंताक्षरी का कार्यक्रम होता था। उससे कई कवि तक आगे बने, उसको सीखे लोगों ने, समझे उससे। और एक मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के बारे में एक ऐसा वातावरण बना कि आदर्श क्या है, बच्चों को एक आदर्श की ओर बढ़ने की प्रेरणा मिली। आदर्श एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस प्रकार श्रीमती इंदिरा गांधी ने रामादर्श को वैश्विक लेवल पर पहुंचाने के लिए रामचरितमानस चतुशताब्दी समारोह का आयोजन की थी, उसी प्रकार उससे काफ़ी पहले महात्मा गांधी ने इसी भोपाल प्रवास के दौरान राम राज्य की कल्पना पर अपनी बात रखी थी और उन्होंने कहा था कि ऐसा राज्य स्थापित हो जिसमें जो भी कानून बने वो राजा के लिए भी लागू हो, अर्थात जो प्रधानमंत्री बने, मुख्यमंत्री बने, सत्ता का मुखिया बने, उन पर भी लागू हो, चाहे उन्हें कितनी ही बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़े। और राज्य के प्रत्येक व्यक्ति को अपनी बात पूरी स्वतंत्रता के साथ रखने का अधिकार हो और किसी भी व्यक्ति के साथ अन्याय न हो, राज्य यह सुनिश्चित करे। यह राम राज्य की बात थी। ये हमारे महात्मा गांधी ने भी कहा था। ये बड़ी बात। अब हमारी बात आती है कि ये जातिगत जनगणना और राम राज्य की बात, कुल मिला के बात यह है आज की डेट में कि जातिगत जनगणना और राम राज्य की बात हम क्यों कर रहे हैं। एक तो सबसे पहली बात तो यह है कि राम राज्य की हम कल्पना कर रहे हैं, राम का मंदिर बना करके लोग बड़े प्रसन्न हो रहे हैं कि हमने राम राज्य ला दिया। राम का मंदिर बनाने से राम राज्य नहीं आ सकता। रामादर्श को जन जन तक पहुंचाने से राम राज्य आ सकता है, और वो भी तब जब राम जो भी कानून बनाते थे, नियम बनाते थे, अपने पर लागू करते थे, चाहे उनको कितनी ही प्रकार की समस्या क्यों न हो, और प्रत्येक व्यक्ति के सुख दुख का ध्यान रखा जाता था। हर व्यक्ति को अपनी बात रखने का अधिकार था। मंत्रिमंडल उनका भी होता था, मंत्रिमंडल में भी बात पूरी स्वतंत्रता के साथ रखी जाती थी और उसका पालन राजा के द्वारा किया जाता था। मतलब राम राज्य में कोई दुखी नहीं था। अब तो यहाँ तानाशाही चल रही है। अब तो कोई अगर थोड़ा विरोध की बात करे तो सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग करके उसको दबाया जाता है, विपक्ष से दूरी बनाई जाती है, महत्वपूर्ण मुद्दे पर भी उनसे विचार विमर्श नहीं हो रहा है, और तो और भ्रष्टाचार अंधाधुंध बढ़ चुका है, किसी चीज की कोई सुनवाई नहीं है। ऐसी स्थिति में क्या राम राज्य की कल्पना करें। लेकिन हम आशावादी हैं। यदि जातिगत जनगणना की घोषणा हो ही चुकी है तो हमें कुछ उम्मीद दिखाई दे रही। जातिगत जनगणना हो जाएगी, कोई बहुत छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। चाहे किसी भी धर्म के लोग हो, उसमें भी अगर पिछड़े जन में, अनुसूचित जाति में, जनजाति में लोग होंगे तो उनकी भी जनगणना हो जाएगी। जो जनगणना के आंकड़े सामने आएंगे तो उसके माध्यम से नौकरी आदि या सरकारी संसाधनों के उपयोग में भागीदारी सुनिश्चित की जा सकती है। जिसकी जनसंख्या होगी उसके अनुरूप उनकी भागीदारी सुनिश्चित की जा सकती है। अब बात आती है एक
अभी मेरे से कुछ लोग मिले, उन लोगों ने इसके बारे में पूछा कि ये कैसे राम राज्य की बात, और ये जातिगत जनगणना से क्या जातिगत विद्वेष नहीं बढ़ जाएगा? हमने बोला बिल्कुल नहीं बढ़ेगा, बल्कि इससे कई फायदे होंगे। हर जाति के आंकड़े आ जाएंगे और उन जातियों को जितनी उनकी आबादी है उनके अनुसार उनको भागीदारी देने की व्यवस्था बन जाएगी। और जो उत्कृष्ट श्रेणी के हैं इसके अलावा भी, तो उनके लिए उनकी आबादी का 10% वाला हिस्सा बचा के रखा जाएगा, और 10% आरक्षण या व्यवस्था एक्सीलेंस कैटेगरी के लिए रख दी जाएगी। तो एक्सीलेंस को अलग स्थान मिल जाएगा, अर्थात सबको समान हक मिल जाएगा। अब एक बात आती है कि फिर राम राज्य की बात कैसे? क्या केवल समानता का अधिकार इस रूप में देने से ही राम राज्य होगा? नहीं, ऐसी कोई जाति नहीं है जिसमें अत्यंत गरीब न हो, मध्यम न हो और उच्च वर्ग न हो। यह आय की दृष्टि से। अब आय की दृष्टि से अगर कोई समृद्ध है तो वो उच्च वर्ग में आ जाता है, अपने आप उसका लेवल बढ़ जाता है। मध्यम है, मध्यम वर्ग में रहेगा। गरीब भी दो प्रकार के, एक अत्यंत गरीब जो मजदूरी कर रहे हैं या जिनका किसी तरीके से जीवन चल रहा है, जो ये कपड़े हैं तो दूसरे कपड़े लेने के बारे में नहीं सोच सकते, वो अत्यंत गरीब है। तो 4 कैटेगरी होना चाहिए प्रत्येक वर्ग के लिए, एक अत्यंत गरीब, एक औसत गरीब, एक मध्यम और एक उच्च वर्ग, अर्थात 4 वर्ग हो गए। और माना कि 100 सीट किसी वैकेंसी में निकल रही है, 100 सीटों की भर्ती करनी है, उसमें 25 सीट रख दी अत्यंत गरीब के लिए, औसत गरीब के लिए 25 मध्यम वर्ग के लिए और 25 उच्च वर्ग के लिए। यदि अत्यंत गरीब में 25 नहीं मिल पाए तो उनका बचा हुआ हिस्सा मध्यम गरीब में चले जाए, औसत गरीब में चले जाएगा। यदि औसत गरीब में भी उतने नहीं मिले तो मध्यम में चले जाएगा, उसमें भी नहीं मिले तो उच्च में चले जाएगा। ऐसा नहीं कि अगर वो उच्च आय की दृष्टि से उच्च वर्ग के हो गए तो उनको नौकरी आदि में कोई स्थान नहीं मिलेगा, उनको भी मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं कि आय की दृष्टि से जो उच्च स्थान पे पहुंच गए हैं केवल वही पूरा का पूरा लाभ उस वर्ग का ले ले। तो ऐसे में तो उस वर्ग के अंतिम छोर पर बसे वंचित लोग जो अत्यंत निर्धन हैं, आय की दृष्टि से बहुत ही कमजोर हैं, उनको लाभ नहीं मिलेगा और फिर समानता के अधिकार नहीं बन पाएंगे। केवल जाति के आधार पर समानता ला देने की बात ये गलत है, इससे कोई राम राज्य नहीं हो सकता। इसको राम राज्य स्थापित करना है जातिगत जनगणना के माध्यम से। तो कैसे? जातिगत जनगणना के आंकड़े आ जाए और अलग अलग वर्ग बन जाए। एससी वर्ग है ये, एसटी वर्ग है ये, ओबीसी वर्ग है, ईबीसी वर्ग, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, और उसके अलावा जनरल कैटेगरी, ये बन गए। अब उनमें सब में 4-4 कैटेगरी बन गए, अत्यंत गरीब, औसत गरीब, मध्यम और उच्च। जैसे ही ये वर्ग आपस में बटेंगे तो संसाधनों को बांटने में या नौकरियों में किसी प्रकार से व्यवस्था दी जाएगी, तो सबके लिए समानता के अधिकार मिलने लगेंगे। जब समानता का सिस्टम बनेगा तो जागरूकता आएगी, जो बहुत नीचे हैं वो उठने लगेंगे। तो धीरे 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 एक समय ऐसा आएगा कि भ्रष्टाचार पर भी कहीं ना कहीं अंकुश लगेगा, लोग अपनी बात रखने में सक्षम होने लगेंगे और ये जो तानाशाही है ये रुकेगी। और हो सकता है कि आगे जाकर के, जैसे कि कांग्रेस की नीति है और ये विचार चल रहा है कि राम राज्य की ओर बढ़ना है, मतलब सबकी बात सुनी जाए, अंतिम छोर पर बसे व्यक्ति की भी बात सुनी जाए, किसी को ऐसा न लगे कि मैं वंचित हूं, किसी को ऐसा न लगे कि मेरी बात नहीं सुनी जा रही है, हर व्यक्ति को लगे कि मेरी बात सुनी जा रही है। ऐसा न लगे कोई व्यक्ति अगर अपनी बात रख रहा है तो बात रखे तो भैया बड़ा गड़बड़ हो जाएगा, हम पर सरकारी एजेंसी आके कार्रवाई कर देगी, हमारा घर तोड़ देगी, ये भी डर न रहे। मतलब सरकार से डर न रहे, बल्कि सरकार से उम्मीद की जाए ये सरकार ही हमारा कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर सकती है। तो जब ये व्यवस्था हो जाएगी तो निश्चित रूप से हम राम राज्य की ओर बढ़ जाएंगे। तो हमारे राम राज्य की परिकल्पना का प्रमुख आधार है पहले जातिगत जनगणना। जातिगत जनगणना के आंकड़े आने के पश्चात समानता के सिस्टम को शुरू करके स्थापित करके हम राम राज्य की ओर बढ़ सकते हैं। बार बार कहना चाहता हूं कि राम की मूर्ति स्थापित कर देने से, राम मंदिर बना लेने से राम राज्य स्थापित नहीं हो सकता। राम का मंदिर निश्चित रूप से
आज बना है वो भी न्यायालय की कार्रवाई के तहत बना है, लेकिन इसका श्रेय किसी एक पार्टी को नहीं जा सकता। और इससे पहले श्रीमती इंदिरा गांधी ने राम के मर्यादा पुरुषोत्तम आदर्श स्वरूप को जन जन तक पहुंचाने का, जन जन के मन मंदिर में स्थापित करने का प्रयास किया था। और न केवल देश में बल्कि विदेशों में भी तुलसी साहित्य के माध्यम से अयोध्यापति श्री राम के मर्यादा पुरुषोत्तम और आदर्श स्वरूप को लोगों तक पहुंचाया गया। और वैश्विक लेवल पर यह बात पहुंची कि भारत के अयोध्या में एक राजा ऐसे थे जो आदर्श थे अपने आप में, जिनके राज्य में कोई दुखी नहीं था, समानता का सिस्टम था। और हमें उसी राम राज्य को स्थापित करना है, यही हमारा संकल्प है। और सम्यक अभियान के साथ चले राम राज्य की ओर अभियान निश्चित रूप से हर वर्ग को नई दिशा देगा, हमारी यही उम्मीद है।